सोचो, एक सिंपल हैंडशेक, एक स्माइल या सिर्फ आंखों का कांटेक्ट, ये छोटी छोटी चीजें हमारी रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन को डीप इन्फ्लुएंस करती हैं। आज हम माइकल आर्गाइल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर का सार समझेंगे। एक ऐसी गाइड जो बताती है कि हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं और क्यों। सोचो, आप एक जगह एंटर करते हो, आपने अभी कुछ बोला भी नहीं होता, लेकिन लोग आपको देखकर ही कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेते हैं। कोई आपको कॉन्फिडेंट समझ लेता है, कोई रिजर्व्ड, कोई फ्रेंडली और कोई इनडिफरेंट। ये सब इतनी जल्दी कैसे होता है? जब वर्ड्स का यूज ही नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन हुई कैसे? माइकल आर्गाइल इसी सवाल से अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर की बुनियाद रखता है। वो कहता है कि इंसान सिर्फ बातों से कम्युनिकेट नहीं करता, बल्कि अपनी पूरी प्रेजेंस से कम्युनिकेट करता है। आप कैसे खड़े हो, कैसे देखते हो, किस डिस्टेंस पर बात करते हो, ये सब मिलकर एक मैसेज बनाते हैं, चाहे आप खामोश ही क्यों ना हो। इंटरपर्सनल बिहेवियर का मतलब होता है दो या ज्यादा लोगों के बीच होने वाली इंटरैक्शन। लेकिन ये इंटरैक्शन सिर्फ कॉन्वर्सेशन तक लिमिटेड नहीं होती। इसमें आंखों का कांटेक्ट होता है, बॉडी का पोस्चर होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस होती हैं, साइलेंस होता है, और कभी-कभी वही साइलेंस सबसे लाउड मैसेज बन जाता है। हम रोज इस बिहेवियर का हिस्सा होते हैं, लेकिन रेयरली उस पर सोचते हैं। आर्गाइल के मुताबिक इंसान नेचुरली सोशल है। हम अकेले रहकर सरवाइव नहीं कर सकते। बचपन में हम पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, जवानी में दोस्तों और सोसाइटी पर, और जिंदगी के बाद के हिस्सों में इमोशनल कनेक्शन पर। इसी वजह से इंटरपर्सनल बिहेवियर कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, बल्कि सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जो इंसान सोशल सिग्नल समझ लेता है, वो सोसाइटी में बेटर फंक्शन करता है। आप नोटिस करो, आप अपना बिहेवियर हर जगह चेंज कर लेते हो। बॉस के सामने आप सीधे खड़े हो जाते हो, आवाज थोड़ी कंट्रोल्ड हो जाती है। दोस्त के साथ आप रिलैक्स्ड हो जाते हो, जेस्चर्स फ्री हो जाते हैं। किसी स्ट्रेंजर से बात करते वक्त आप थोड़ा डिस्टेंस रखते हो। ये सब आप कॉन्शियसली प्लान नहीं करते, ये बिहेवियर आपके दिमाग ने ऑटोमेटिकली सीख लिया होता है। आर्गाइल कहता है कि सोशल बिहेवियर सीखा हुआ होता है, लेकिन हमें लगता है कि ये नेचुरल है। यहीं पर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना होता है। अगर वर्ड्स क्लियर हैं तो मैसेज क्लियर होना चाहिए। लेकिन असल में कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। पहले आपके दिमाग में थॉट आता है, फिर आप उसे वर्ड्स, टोन और जेस्चर्स में कन्वर्ट करते हो। फिर सामने वाला उसे अपने एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और एक्सपेक्टेशंस के थ्रू इंटरप्रेट करता है। इस प्रोसेस के हर स्टेज पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इसीलिए आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल हैं। माइकल आर्गाइल का सबसे स्ट्रॉन्ग फोकस नॉन वर्बल बिहेवियर पर है, क्योंकि वर्ड्स मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज अक्सर सच बोल देती है। आप कह सकते हो कि आप बिल्कुल फाइन हो, लेकिन अगर आपकी आवाज हैवी है, शोल्डर्स टाइट हैं और आंखें नीचे हैं, तो सामने वाले को मैसेज मिल जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। नॉन वर्बल क्यूज अक्सर वर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। आई कॉन्टैक्ट इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। आई कॉन्टैक्ट सिर्फ देखना नहीं होता, ये इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी और कभी-कभी डोमिनेंस भी शो करता है। ज्यादा आई कांटेक्ट कभी-कभी थ्रेट लग सकता है, और बहुत कम आई कांटेक्ट इनसिक्योरिटी या डिस्कंफर्ट दिखा सकता है। हर कल्चर में इसके रूल्स थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, आई कांटेक्ट हमेशा कुछ न कुछ कम्युनिकेट करता है। फिर आता है पर्सनल स्पेस। कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बहुत पास आ जाते हैं और आप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो। कुछ लोग दूर रहते हैं और आपको लगता है वो कोल्ड हैं। आर्गाइल कहता है कि हर इंसान के पास एक इनविजिबल बबल होता है। जब कोई बिना परमिशन उस बबल में आ जाता है तो दिमाग अलर्ट हो जाता है, और जब कोई बहुत दूर रहता है तो कनेक्शन वीक लगता है। डिस्टेंस भी कम्युनिकेशन का एक साइलेंट हिस्सा है। इस सब का मतलब ये है कि हम हर वक्त मैसेजेस भेज रहे हैं, बोलकर भी और बिना बोले भी, और सामने वाला उन मैसेजेस को हर वक्त रिसीव कर रहा है, चाहे वो कॉन्शियसली नोटिस करे या नहीं। इंटरपर्सनल बिहेवियर एक कंटिन्यूअस एक्सचेंज है, जिसमें वर्ड्स सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। माइकल आर्गाइल इस पार्ट में हमें यह समझाना चाहता है कि अगर हम लोगों को समझना चाहते हैं तो हमें सिर्फ उनकी बात नहीं सुननी, बल्कि उनका पूरा बिहेवियर ऑब्जर्व करना होगा। और अगर हम खुद बेटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें अपने वर्ड्स के साथ साथ अपनी बॉडी, टोन और प्रेजेंस पर भी ध्यान देना होगा। ये किताब हमें ये रियलाइज करवाती है कि ह्यूमन इंटरैक्शन कियोटिक नहीं होती, उसके पीछे पैटर्न्स होते हैं, साइकोलॉजी होती है, और जैसे जैसे हम इन पैटर्न्स को समझते जाते हैं, वैसे वैसे रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन दोनों इंप्रूव होने लगते हैं। यहीं से इंटरपर्सनल साइकोलॉजी की जर्नी शुरू होती है, और यहीं से हम अगले पार्ट में और डीप जाने वाले हैं, जहां हम देखेंगे कि लोग एक दूसरे को कैसे परसीव करते हैं और सोशल सिग्नल्स कैसे मिसअंडरस्टूड होते हैं। पार्ट 1 में
हमने ये समझा कि ह्यूमन इंटरैक्शन सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं या सिर्फ देखते हैं, तो हम उस इंसान को कैसे समझते हैं और अक्सर हम गलत क्यों समझ लेते हैं। माइकल आर्गाइल कहता है कि जब भी हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत काम शुरू कर देता है। हम सामने वाले को जांचना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे, बिना पूछे। ये प्रोसेस परसेप्शन कहलाता है। परसेप्शन का मतलब होता है दूसरे इंसान के बिहेवियर से उसके बारे में मीनिंग बनाना। प्रॉब्लम यह है कि परसेप्शन हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। आप किसी को चुप देखते हो और डिसाइड कर लेते हो कि वो रूड है। आप किसी को ज्यादा बोलता देखते हो और समझ लेते हो कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। लेकिन असल में वो चुप इसलिए हो सकता है क्योंकि वो नर्वस है, और ज्यादा बोलने वाला इसलिए क्योंकि वो अनकंफर्टेबल साइलेंस से बचना चाहता है। यानी हम बिहेवियर देखते हैं लेकिन रीजन गेस कर लेते हैं। आर्गाइल एक्सप्लेन करता है कि हम लोग बिहेवियर को कॉन्टेक्स्ट के बिना जज कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाला किस सिचुएशन से आ रहा है, उसका मूड क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। हम सिर्फ सरफेस सिग्नल्स देखकर स्टोरी बना लेते हैं, और ये स्टोरी अक्सर गलत होती है। इस परसेप्शन के पीछे एक और चीज काम करती है, एक्सपेक्टेशंस। जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से एक इमेज होती है। अगर कोई हमें बता दे कि ये बंदा एटीट्यूड वाला है, तो हम उसके हर एक्शन को उसी लेंस से देखते हैं। अगर वो चुप हो तो हम कहते हैं देखा, एटीट्यूड। अगर वो कॉन्फिडेंट बोले तो हम कहते हैं ओवर स्मार्ट। यानी हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, फिर एविडेंस ढूंढते हैं। माइकल आर्गाइल इसे कॉन्फर्मेशन बायस जैसा प्रोसेस मानता है, जहां हम अपनी पहले से बनी हुई सोच को ही सही प्रूव करना चाहते हैं। इसी वजह से फर्स्ट इंप्रेशन इतना पावरफुल होता है। एक बार दिमाग ने लेबल लगा दिया तो उसे चेंज करना मुश्किल हो जाता है। फिर आता है एट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम किसी के बिहेवियर का कॉज किस चीज को मानते हैं। जब हम खुद से गलती करते हैं तो हम अक्सर सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। ट्रैफिक था, मूड खराब था, प्रेशर ज्यादा था। लेकिन जब दूसरा इंसान गलती करता है तो हम उसकी पर्सनैलिटी को ब्लेम कर देते हैं। ये केयरलेस है, ये रूड है, ये इररिस्पॉन्सिबल है। आर्गाइल कहता है कि इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स का एक बड़ा रीजन ये डबल स्टैंडर्ड है। हम खुद को सर्कमस्टेंसेस के थ्रू समझते हैं और दूसरों को कैरेक्टर के थ्रू जज करते हैं। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जाती हैं। सोशल परसेप्शन में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स शॉर्टकट्स होते हैं जो दिमाग यूज करता है। एज, जेंडर, प्रोफेशन, ड्रेसिंग, इन सब के बेसिस पर हम अजम्पशंस बना लेते हैं। ये शॉर्टकट्स कभी कभी यूजफुल लगते हैं, लेकिन ज्यादातर ये अनफेयर और इनएक्यूरेट होते हैं। आर्गाइल क्लियरली कहता है कि स्टीरियोटाइप्स इंटरपर्सनल बिहेवियर को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम इंसान को इंसान की तरह देखना बंद कर देते हैं और लेबल की तरह देखने लगते हैं। अब बात करते हैं सोशल स्किल्स की। माइकल आर्गाइल का मानना है कि सोशल स्किल्स कोई मैजिक टैलेंट नहीं होता, ये सीखा जा सकता है। जैसे ड्राइविंग सीखते हैं, वैसे ही कॉन्वर्सेशन, लिसनिंग और रिस्पॉन्डिंग भी सीखी जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग मानते ही नहीं कि उनकी सोशल स्किल्स वीक हो सकती हैं, इसीलिए वो इंप्रूव भी नहीं करते। एक सोशली स्किल्ड इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता हो, बल्कि वो होता है जो सिचुएशन को समझकर रिएक्ट करे। कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब स्माइल करनी है, कब सीरियस होना है, ये सब सोशल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। आर्गाइल कहता है कि गुड सोशल बिहेवियर का मतलब ये नहीं कि आप फेक बन जाओ, बल्कि ये कि आप अवेयर हो जाओ। लिसनिंग यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं। जब सामने वाला बोल रहा होता है, हम अपना आंसर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इस वजह से हम सिग्नल्स मिस कर देते हैं, टोन मिस हो जाती है, इमोशंस मिस हो जाते हैं, और फिर हम कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आया। आर्गाइल के मुताबिक इफेक्टिव इंटरपर्सनल बिहेवियर का मतलब है कि आप सामने वाले को फील कराओ कि वो हर्ड है। समझा गया हो या नहीं, लेकिन सुना गया, ये फीलिंग रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है। पार्ट 2 का एक साइलेंट मैसेज ये भी है कि ज्यादातर सोशल प्रॉब्लम्स इंटेंशन से नहीं, इंटरप्रिटेशन से होती हैं। लोग आपको हर्ट करना नहीं चाहते, लेकिन आप उनके बिहेवियर को हर्टफुल समझ लेते हो। और जब हम परसेप्शन चेंज करना सीख लेते हैं तो रिलेशनशिप्स ऑटोमैटिकली स्मूथ होने लगती हैं। इस पॉइंट पर माइकल आर्गाइल हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ट्रूथ देता है। वो कहता है कि ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग्स इसलिए नहीं होती क्योंकि दूसरा इंसान गलत है, बल्कि इसलिए होती हैं क्योंकि हम लेजी परसीवर्स होते हैं। हम पूरा डेटा कलेक्ट नहीं करते, हम अजम्पशंस पर काम चला लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा स्लो हो जाएं, थोड़ा ऑब्जर्व करें और थोड़ा स्पेस दे दें, तो सोशल बिहेवियर का पैटर्न क्लियर दिखने लगता है।
और जैसे ही पैटर्न क्लियर होता है, रिएक्शंस कम और रिस्पॉन्सेज ज़्यादा हो जाते हैं। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है और यहीं से नेक्स्ट पार्ट शुरू होगा, जहां हम देखेंगे कि अट्रैक्शन, लाइकिंग और रिलेशनशिप्स का साइकोलॉजी क्या कहता है। लोग एक दूसरे की तरफ पुल क्यों फील करते हैं और कनेक्शंस कैसे बनते और बिगड़ते हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि लोग बातों से ज्यादा सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं और परसेप्शन अक्सर गलत होती है। अब नेचुरली सवाल ये आता है कि फिर लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? कुछ लोग पहली मुलाकात में ही पसंद आ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ ठीक होने के बाद भी कनेक्ट नहीं कर पाते। माइकल आर्गाइल इस पार्ट में अट्रैक्शन और लाइकिंग के साइकोलॉजी को सिंपल लेकिन डीप तरीके से समझाता है। सबसे पहले बात आती है प्रॉक्सिमिटी की। आर्गाइल के मुताबिक हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं, जिन्हें हम बार बार देखते हैं। इसका रीजन ये नहीं कि वो लोग ऑब्जेक्टिवली बेटर होते हैं, बल्कि इसलिए कि फेमिलियरिटी कंफर्ट क्रिएट करती है। जिस चीज से हम फेमिलियर हो जाते हैं उससे हम सेफ समझने लगते हैं। इसलिए स्कूल के दोस्त, ऑफिस के कलीग्स या नेबरहुड के लोग अक्सर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बन जाते हैं। फिर आता है सिमिलैरिटी का फैक्टर। लोग उन लोगों की तरफ नेचुरली पुल फील करते हैं जो उन जैसे होते हैं। सेम इंटरेस्ट्स, सेम वैल्यूज, सेम सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सब एक साइलेंट मैसेज देते हैं कि ये बंदा मुझे समझ सकता है। आर्गाइल कहता है कि सिमिलैरिटी ईगो को कंफर्ट देती है। जब सामने वाला हम जैसा होता है तो हमें लगता है कि हम नॉर्मल हैं, एक्सेप्टेड हैं। लेकिन सिर्फ सिमिलैरिटी ही काफी नहीं होती। यहीं पर कॉम्प्लीमेंटैरिटी का कॉन्सेप्ट आता है। कभी कभी ऑपोजिट ट्रेट्स भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक क्वाइट इंसान को कॉन्फिडेंट पार्टनर पसंद आ सकता है क्योंकि वो उसमें वो चीज देखता है जो उसमें खुद कम है। आर्गाइल कहता है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स में सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों का बैलेंस होता है। सिर्फ सेम होना बोरिंग हो जाता है और सिर्फ ऑपोजिट होना एग्जॉस्टिंग। अट्रैक्शन में फिजिकल अपीयरेंस भी रोल प्ले करता है, लेकिन जितना हम सोचते हैं उतना नहीं। आर्गाइल के मुताबिक फिजिकल अट्रैक्टिवनेस एक डोर ओपन करता है, लेकिन रिलेशनशिप को कैरी नहीं करता। ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वार्मथ, स्माइल, फ्रेंडली टोन, ओपननेस। एक एवरेज लुकिंग इंसान जो वार्म और अप्रोचेबल हो, वो अक्सर ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है बनिस्बत उस इंसान के जो गुड लुकिंग हो लेकिन कोल्ड हो। इसके बाद आता है रेसिप्रोसिटी। हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमें पसंद करते हैं। जब कोई हमें अटेंशन देता है, अप्रिशिएट करता है या रिस्पेक्ट दिखाता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस इंसान की तरफ पॉजिटिव हो जाता है। ये प्रोसेस अनकॉन्शियस होता है। हम ये नहीं कहते कि मैं इसे इसलिए पसंद कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे पसंद करता है, लेकिन फीलिंग वही होती है। माइकल आर्गाइल यहां एक इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहता है कि अट्रैक्शन अक्सर एक फीडबैक लूप होता है। आप किसी को पसंद करते हो, आपका बिहेवियर वार्म हो जाता है, सामने वाला वार्मथ फील करता है और पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करता है, और फिर आप उसे और पसंद करने लगते हो। इसी तरह लाइकिंग ग्रो करती है, या फिर उल्टा नेगेटिविटी भी इसी लूप से बढ़ जाती है। अब बात करते हैं सेल्फ डिस्क्लोजर की। सेल्फ डिस्क्लोजर का मतलब होता है अपने बारे में बात शेयर करना, अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस। आर्गाइल कहता है कि रिलेशनशिप्स धीरे धीरे डीप होते हैं, एकदम से नहीं। अगर आप पहली ही मुलाकात में अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना दो तो वो इंटीमेसी नहीं होती, वो ओवरलोड होता है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में डिस्क्लोजर स्टेप बाय स्टेप होती है और दोनों तरफ से बैलेंस में होती है। ट्रस्ट यहीं से बिल्ड होता है। जब आप कुछ शेयर करते हो और सामने वाला उसे रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करता है तो ट्रस्ट स्ट्रांग होता है। अगर वो इग्नोर करे, जज करे या मिसयूज करे तो कनेक्शन टूटने लगता है। आर्गाइल के मुताबिक ट्रस्ट इंटरपर्सनल बिहेवियर का बैकबोन है। बिना ट्रस्ट के अट्रैक्शन सिर्फ सरफेस लेवल रहता है। इस पार्ट में आर्गाइल एक और इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करता है, रिवॉर्ड एंड कॉस्ट। हर रिलेशनशिप में हम अनकॉन्शियसली ये कैलकुलेट करते हैं कि हमें क्या मिल रहा है और क्या देना पड़ रहा है। सपोर्ट, हैप्पीनेस, अंडरस्टैंडिंग रिवॉर्ड्स हैं। स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, निग्लेक्ट कॉस्ट्स हैं। जब रिवॉर्ड्स ज्यादा होते हैं रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। जब कॉस्ट्स ज्यादा हो जाते हैं तो अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो जाता है। यहां एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लोग सोचते हैं कि ट्रू रिलेशनशिप्स में कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन आर्गाइल कहता है कि ये कैलकुलेशन कॉन्शियस नहीं होती, फिर भी होती जरूर है। और ये कैलकुलेशन सेल्फिश नहीं होती, ये नेचुरल होती है। पार्ट 3 का कोर मैसेज ये है कि अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये रैंडम भी नहीं है, ये साइकोलॉजी के रूल्स फॉलो करती है। प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी, वार्मथ, रेसिप्रोसिटी, ये सब मिलकर कनेक्शन बनाते हैं। और जब हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो हम अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं।
यहीं से हम नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे, जहां हम देखेंगे कि ग्रुप्स के अंदर बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है, लोग क्राउड में अलग क्यों बिहेव करते हैं और सोशल प्रेशर हमारे डिसीजंस को कैसे कंट्रोल करता है। अब तक हम इंडिविजुअल इंटरैक्शंस की बात कर रहे थे, परसेप्शन, अट्रैक्शन और रिलेशनशिप्स। लेकिन जैसे ही एक इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर आता है, उसका बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। माइकल आर्गाइल कहता है कि ग्रुप एक ऐसी जगह है जहां इंसान का रियल सोशल साइकोलॉजी क्लियरली दिखाई देता है। सोचो, एक इंसान जो नॉर्मली शांत होता है, क्राउड में आकर लाउड हो जाता है, या कोई जो अकेला डिसीजन लेने में कॉन्फिडेंट होता है, ग्रुप के अंदर आकर हेजिटेट करने लगता है। ये चेंज कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ग्रुप डायनामिक्स का इफेक्ट होता है। ग्रुप के अंदर सबसे पहला फैक्टर होता है सोशल नॉर्म्स। हर ग्रुप के अपने अनरिटन रूल्स होते हैं, कैसे बात करनी है, किस चीज़ पर मजाक अलाउड है और किस चीज़ पर नहीं। जब कोई नया मेंबर ग्रुप में आता है तो वो नेचुरली इन रूल्स को ऑब्जर्व करता है और अडैप्ट करने लगता है। ये अडैप्टेशन सर्वाइवल के लिए होती है, इंसान को बिलोंग करना होता है। इस प्रोसेस को आर्गाइल कन्फॉर्मिटी से जोड़ता है। कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है ग्रुप के बिहेवियर के साथ एडजस्ट कर लेना, चाहे आप अंदर से अग्री करो या ना करो। लोग अक्सर इसीलिए कन्फॉर्म करते हैं क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं होना चाहते। सोशल रिजेक्शन का डर फिजिकल पेन जैसा फील होता है, इसलिए लोग अपनी रियल ओपिनियन छुपा लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि ग्रुप के साथ फिट रह सकें। ग्रुप के अंदर रोल्स भी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। कोई लीडर बन जाता है, कोई फॉलोअर, कोई जोकर, कोई क्रिटिक। ये रोल्स कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किए जाते, लेकिन टाइम के साथ सेटल हो जाते हैं। आर्गाइल के मुताबिक रोल्स ग्रुप को स्टेबल रखते हैं, लेकिन कभी-कभी ये इंडिविजुअल्स को लिमिट भी कर देते हैं। एक इंसान जो एक ग्रुप में साइलेंट रोल में है, वो दूसरे ग्रुप में आउटस्पोकन हो सकता है। फिर आता है स्टेटस और पावर का एलिमेंट। ग्रुप के अंदर हर इंसान का एक परसीव्ड स्टेटस होता है। जिसका स्टेटस हाई होता है उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है, और जिसका स्टेटस लो होता है वो ज्यादा इग्नोर हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेटस सिर्फ स्किल या इंटेलिजेंस से नहीं आता, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्टाइल और बॉडी लैंग्वेज भी स्टेटस क्रिएट कर देते हैं। आर्गाइल बताता है कि ग्रुप प्रेशर अक्सर डिसीजंस को डिस्टॉर्ट कर देता है। लोग वो डिसीजंस ले लेते हैं जो वो अकेले कभी नहीं लेते। कभी ग्रुप लोगों को रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है और कभी अननेसेसरी कॉशन पर। इस फिनोमिनन को हम एवरीडे लाइफ में देखते हैं, ऑफिस मीटिंग्स, क्लासरूम्स, फ्रेंड सर्कल्स, हर जगह। ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग भी डाइल्यूट हो जाता है। जब काम सबका होता है तो इंडिविजुअल एफर्ट कम हो जाता है। लोग सोचते हैं कोई और कर लेगा। इसे आर्गाइल सोशल लोफिंग के कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी कम फील होती है। एक और पावरफुल इफेक्ट होता है डी इंडिविजुएशन। जब इंसान क्राउड का हिस्सा बन जाता है तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी थोड़ी ब्लर हो जाती है। इसलिए लोग क्राउड में वो काम कर देते हैं जो वो अकेले कभी ना करें। लाउड होना, अग्रेसिव होना या इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करना, ये सब क्राउड इफेक्ट का रिजल्ट हो सकता है। लेकिन ग्रुप सिर्फ नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता। आर्गाइल क्लियरली कहता है कि ग्रुप्स सपोर्ट भी देते हैं। बिलोंगिंग, आइडेंटिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, ये सब ग्रुप के थ्रू मिलता है। स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स इंसान के कॉन्फिडेंस और वेल बीइंग को इंप्रूव करते हैं। इसलिए प्रॉब्लम ग्रुप में होना नहीं, प्रॉब्लम ब्लाइंड कन्फॉर्मिटी में होना है। पार्ट 4 का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि जब भी आप ग्रुप का हिस्सा हो तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना जरूरी है। ये समझना कि आप जो फील कर रहे हो वो आपका रियल थॉट है या ग्रुप का प्रेशर। जो इंसान ग्रुप डायनामिक्स को समझ लेता है वो क्राउड में भी अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर लेता है। यहीं से हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, जहां हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट, अग्रेशन और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स की। क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं और कैसे उन्हें साइकोलॉजिकली हैंडल किया जा सकता है। अब तक हमने देखा कि लोग कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे अट्रैक्ट होते हैं और ग्रुप के अंदर कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन जहां इंटरैक्शन होती है वहां कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। माइकल आर्गाइल कहता है कि इंटरपर्सनल साइकोलॉजी को समझे बिना कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इश्यूज की वजह से नहीं बल्कि बिहेवियर की वजह से बढ़ते हैं। सोचो, दो लोग एक ही सिचुएशन को देख रहे होते हैं, फिर भी दोनों का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। एक शांत रहता है, दूसरा गुस्सा हो जाता है। आर्गाइल के मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स अक्सर सिचुएशन नहीं बल्कि उस सिचुएशन का इंटरप्रिटेशन होता है। हम क्या समझ रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनिस्बत उसके जो एक्चुअली हुआ है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का सबसे कॉमन रीजन होता है अनमेट एक्सपेक्टेशंस। जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसे बिहेव करे, ऐसे बोले या ऐसे रिस्पॉन्ड करे, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है, और जब फ्रस्ट्रेशन वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं होती तो वो बिहेवियर के थ्रू निकलती है, सार्काज्म, साइलेंस, एंगर या विड्रॉल के फॉर्म में। आर्गाइल यहाँ ईगो का रोल एक्सप्लेन करता है।
कॉन्फ्लिक्ट तब ज़्यादा इंटेंस हो जाता है जब इंसान को लगता है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट थ्रेटन हो रही है। अक्सर फाइट्स इशू पर नहीं होती, बल्कि इस फीलिंग पर होती हैं कि मुझे डिसरिस्पेक्ट किया गया। और जब ईगो एक्टिवेट होता है तो लिसनिंग बंद हो जाती है। इंसान सिर्फ अपनी बात डिफेंड करने लगता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अग्रेशन समझना जरूरी है। अग्रेशन हमेशा फिजिकल नहीं होती। वर्ड्स भी अग्रेसिव हो सकते हैं, टोन भी अग्रेसिव हो सकती है, साइलेंस भी अग्रेसिव हो सकता है। आर्गाइल कहता है कि अग्रेशन तब निकलती है जब इंसान अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाता। ये एक कोपिंग फेलियर होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अग्रेशन अक्सर डायरेक्ट सोर्स से नहीं निकलती। ऑफिस का स्ट्रेस घर पर निकल जाता है, घर का स्ट्रेस दोस्तों पर। इसे आर्गाइल डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। इंसान पावरफुल सोर्स के अगेंस्ट रिएक्ट नहीं कर पाता तो वीकर सोर्स को टारगेट बना लेता है। कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने का सबसे कॉमन गलत तरीका होता है ब्लेम। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है हम तुरंत ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन गलत है, और जैसे ही ब्लेम असाइन होता है डिफेंस मोड ऑन हो जाता है। दोनों साइड्स अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करने लगती हैं और सोल्यूशन पीछे चला जाता है। माइकल आर्गाइल सजेस्ट करता है कि हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का पहला स्टेप होता है पर्सपेक्टिव चेंज। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को राइट मान लो, बल्कि ये समझ लो कि दूसरा अपनी रियलिटी से रिएक्ट कर रहा है। जब तक हम ये एक्सेप्ट नहीं करते तब तक कॉन्फ्लिक्ट रिपीट होता रहेगा। कम्युनिकेशन यहां फिर से सेंट्रल रोल प्ले करती है, लेकिन आर्गाइल क्लियर करता है कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना नहीं होता, बल्कि सही तरीके से बोलना होता है। एक्यूजेशंस के बजाय ऑब्जर्वेशंस, तुम हमेशा के बजाय जब ऐसा होता है। ये स्मॉल चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एस्केलेशन। छोटा सा इशू जब रिपीटेडली अनरिजॉल्व्ड रह जाता है तो वो बड़ा बन जाता है। हर नया कॉन्फ्लिक्ट पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स का वेट भी ले आता है, और फिर एक छोटी सी बात पर भी इमोशनल एक्सप्लोजन हो जाता है। आर्गाइल कहता है कि अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स साइकोलॉजिकल बैगेज बन जाते हैं। इसलिए विड्रॉल भी एक कॉमन रिएक्शन होता है। कुछ लोग फाइट करते हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स अनहेल्दी हो सकते हैं। फाइट करने वाले कनेक्शन डैमेज कर देते हैं और चुप रहने वाले डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। हेल्दी रिस्पॉन्स होता है असर्टिवनेस, अपनी बात क्लियरली, कामली और रिस्पेक्टफुली रखना। पार्ट 5 का कोर मैसेज ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स को समझना सोल्यूशन है। जब हम ये समझ जाते हैं कि अग्रेशन और फाइट्स बिहेवियर का रिजल्ट है, इंटेंशन का नहीं, तो हम रिएक्ट कम और रिस्पॉन्ड ज्यादा करते हैं। माइकल आर्गाइल हमें यह भी रिमाइंड करता है कि इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स का कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन अवेयरनेस से डैमेज कम किया जा सकता है। जो इंसान अपने इमोशंस को पहचान लेता है वो दूसरों के इमोशंस को भी बेहतर हैंडल कर लेता है। यहीं पर पार्ट 5 कंप्लीट होता है, और अगले पार्ट में हम बात करेंगे इंटरपर्सनल बिहेवियर को इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, सेल्फ कंट्रोल और प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल्स जो रियल लाइफ में काम आते हैं। अब जब हमने इंडिविजुअल बिहेवियर, परसेप्शन, अट्रैक्शन, ग्रुप डायनामिक्स और कॉन्फ्लिक्ट समझ लिया है, तो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है इंटरपर्सनल बिहेवियर को बेहतर कैसे बनाया जाए। माइकल आर्गाइल कहता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स रैंडम टैलेंट नहीं है, ये सीखी जा सकती हैं और इम्प्रूव की जा सकती हैं अगर हम कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आती है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है खुद को ऑब्जर्व करना। कैसे आप इंटरैक्ट करते हो, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, और लोगों से आपके रिस्पॉन्सेस कैसे चेंज होते हैं। बहुत लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो अपनी बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन अक्सर हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस दे देते हैं। अवेयरनेस के बिना इंप्रूवमेंट इम्पॉसिबल है। जब आप अपने रिएक्शंस नोटिस करने लगते हो तो आप ग्रेजुअली अनवांटेड रिएक्शंस को रिड्यूस कर सकते हो और डिजायर्ड रिस्पॉन्सेस को स्ट्रेंथन कर सकते हो। फिर आता है फीडबैक का रोल। माइकल आर्गाइल कहता है कि फीडबैक दो तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल फीडबैक हो सकता है जैसे मेंटर, टीचर या काउंसलर से गाइडेंस लेना। इनफॉर्मल फीडबैक होता है जैसे फ्रेंड्स और कुलीग्स के रिएक्शंस ऑब्जर्व करना। फीडबैक से हमें समझ आता है कि हमारी बिहेवियर दूसरों को कैसे फील करवा रही है। अगर हम इग्नोर करते हैं तो इंप्रूवमेंट मुश्किल हो जाती है। अगर हम ध्यान से फीडबैक लेते हैं तो हम अपनी सोशल सिग्नल्स रिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस और रिहर्सल। सोशल बिहेवियर सिर्फ नेचुरली डेवलप नहीं होता। जैसे स्विमिंग या ड्राइविंग सीखी जाती है, वैसे ही सोशल स्किल्स भी प्रैक्टिस से इंप्रूव होती हैं।
आर्गाइल सजेस्ट करता है कि रियलिस्टिक सिनारियोस क्रिएट करो, रोल प्ले करो और ऑब्जर्व करो कि कौन से जेस्चर्स, वर्ड्स, टोन इफेक्टिव हैं और कौन से नहीं। अगर आप नर्वस हो तो छोटे स्टेप्स से स्टार्ट करो, एक स्माइल, एक कॉन्फिडेंट ग्रीटिंग या एक थॉटफुल क्वेश्चन। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस हैंडल करना ईजियर हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल और इमोशन रेगुलेशन भी क्रूशल है। इंटरपर्सनल बिहेवियर का फाउंडेशन इमोशनल स्टेबिलिटी है। अगर आप अपनी इमोशंस रेगुलेट नहीं करते तो स्मॉल प्रोवोकेशंस भी आपको ओवर रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। आर्गाइल कहता है कि इमोशन रेगुलेशन सिंपल प्रैक्टिसेस से इंप्रूव होती है। पॉज लेना, डीप ब्रीदिंग और सिचुएशन का पर्सपेक्टिव चेंज करना। जब हम इमोशनल बैलेंस मेंटेन करते हैं तो कम्युनिकेशन स्मूथ हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस होते हैं और ट्रस्ट बिल्ड होता है। माइकल आर्गाइल एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कॉन्शियसली इंप्रूव करना। आंखों का कांटेक्ट, पोस्चर, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब स्मॉल क्यूज हैं जो सिग्नल भेजते हैं। अगर आप अवेयर हो जाओ कि कौन सा जेस्चर अप्रोचेबल लगता है और कौन सा डिफेंसिव, तो आप इंटरैक्शंस को ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हो। ये स्किल प्रैक्टिस से नेचुरल लगने लगती है और ग्रेजुअली आपकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव होते हैं। फिर आती है एक्टिव लिसनिंग और एम्पैथी। इफेक्टिव इंटरपर्सनल बिहेवियर सिर्फ बोलने का गेम नहीं है। जब आप एक्टिवली सुनते हो और सामने वाले की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हो तो आपका रिस्पॉन्स ऑटोमैटिकली ज़्यादा रेलेवेंट और इफेक्टिव हो जाता है। आर्गाइल कहता है कि एम्पैथी डेवलप करना एक स्किल है और ये स्मॉल स्टेप से होता है। क्लैरिफाई करो, रिपीट करो और फीडबैक दो। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल मिररिंग है जिसमें सामने वाले को फील होता है कि ये इंसान मुझे समझ रहा है। सोशल स्किल्स इंप्रूव करने का और एक तरीका है गोल सेटिंग और रिफ्लेक्शन। हर इंटरैक्शन के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करो और सोचो, क्या अच्छा हुआ, क्या इंप्रूव कर सकता था और नेक्स्ट टाइम क्या डिफरेंट करोगे। रिफ्लेक्शन से हम पैटर्न समझ पाते हैं और अपनी अप्रोच रिफाइन करते हैं। आर्गाइल कहता है कि स्मॉल कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स लॉन्ग टर्म बिहेवियर चेंज ले आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेशेंस और परसिस्टेंस। इंटरपर्सनल बिहेवियर एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। कभी परफेक्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा और ना ही हर इंटरैक्शन फ्लॉलेस होगा। लेकिन जो लोग अवेयर हैं, प्रैक्टिस करते हैं और ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट्स अडॉप्ट करते हैं, उनका सोशल कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप क्वालिटी विजिबली बेटर हो जाता है। पार्ट 6 का कोर मैसेज ये है, इंटरपर्सनल स्किल्स इनेट टैलेंट नहीं, एक प्रैक्टिस्ड कॉन्शियस प्रोसेस है। अवेयरनेस, फीडबैक, प्रैक्टिस, इमोशन रेगुलेशन, नॉन वर्बल क्यूज, एम्पैथी, रिफ्लेक्शन, ये सब टूल्स आपको अपनी सोशल बिहेवियर को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। और जैसे जैसे आप इन टूल्स को कंसिस्टेंटली यूज करते हो, आप सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड नहीं करते, बल्कि पॉजिटिव, मीनिंगफुल कनेक्शंस बिल्ड कर पाते हो। यहीं से हम अगले और फाइनल पार्ट में मूव करेंगे, जहां माइकल आर्गाइल इंटरपर्सनल बिहेवियर के ब्रॉडर इंप्लीकेशंस और रियल लाइफ एप्लीकेशंस पर फोकस करते हैं, जैसे प्रोफेशनल सेटिंग्स, फ्रेंडशिप्स और फैमिली रिलेशनशिप्स में साइकोलॉजिकल इंसाइट्स कैसे इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। अब तक हमने इंडिविजुअल बिहेवियर, परसेप्शन, अट्रैक्शन, ग्रुप डायनामिक्स, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूवमेंट सब डिस्कस कर लिया। अब माइकल आर्गाइल हमें गाइड करते हैं कि ये थियोरीज और इनसाइट्स रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल सेटिंग्स और एवरीडे इंटरैक्शंस में। सबसे पहला पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस का प्रैक्टिकल यूज। जब आप समझ जाते हो कि आप कैसे रिएक्ट करते हो, कौन से ट्रिगर्स आपको इरिटेट करते हैं और आपके बिहेवियर के पैटर्न्स क्या हैं, तो आप अपनी रिलेशनशिप्स बेटर हैंडल कर पाते हो। ऑफिस में डिफिकल्ट कलीग के साथ काम रहना, फैमिली में टेंशन मोमेंट्स हैंडल करना या फ्रेंड्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करना, ये सब सेल्फ अवेयरनेस से डायरेक्टली लिंक्ड है। आर्गाइल कहता है कि अवेयरनेस एक शील्ड और एक टूल दोनों है। शील्ड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से और टूल पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए। प्रोफेशनल लाइफ में इंटरपर्सनल बिहेवियर का इंपैक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। टीम वर्क, लीडरशिप और नेगोशिएशन स्किल्स सब बिहेवियर और परसेप्शन पर डिपेंड करते हैं। एक मैनेजर जो अपने टीम मेंबर्स के नॉन वर्बल सिग्नल्स को रीड कर सकता है और एम्पैथी से रिस्पॉन्ड कर सकता है, वो लीडरशिप में नेचुरली इफेक्टिव होता है। सिमिलरली, जॉब इंटरव्यूज या क्लाइंट मीटिंग्स में जो इंसान अपने जेस्चर्स, टोन और कम्युनिकेशन स्टाइल पर कंट्रोल रखता है, वो बेटर इंप्रेशन क्रिएट करता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में आर्गाइल का फोकस होता है ट्रस्ट,
रेसिप्रोसिटी और इमोशनल सपोर्ट पर। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कंसिस्टेंट वार्मथ, लिसनिंग स्किल्स और स्मॉल एक्ट्स ऑफ एम्पैथी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स में पेशेंस और पर्सपेक्टिव टेकिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिड्यूस करते हैं, और फ्रेंडशिप्स में रेसिप्रोसिटी और इमोशनल अवेलेबिलिटी कनेक्शंस डीपन करते हैं। ये सब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अगर कॉन्शियसली अप्लाई किए जाएं तो रिलेशनशिप्स ज्यादा सैटिस्फाइंग और स्टेबल हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का रियल लाइफ प्रैक्टिस। आर्गाइल कहता है कि स्मॉल एवरीडे कॉन्फ्लिक्ट्स का अप्रोच डिसाइड करता है कि रिलेशनशिप ग्रो करेगी या डिटीरियरेट। जब आप ऑब्जर्वेशन, एक्टिव लिसनिंग और पर्सपेक्टिव टेकिंग यूज करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट नहीं होता, बल्कि सोल्यूशन ओरिएंटेड डायलॉग डेवलप होता है। ये स्किल हर कॉन्टेक्स्ट में काम आती है, घर, ऑफिस, सोशल सर्कल्स और इवन ऑनलाइन इंटरैक्शंस में। माइकल आर्गाइल का एक और की मैसेज है कंटिन्यूअस लर्निंग और अडेप्टेबिलिटी। ह्यूमंस डायनामिक होते हैं और सोशल सिचुएशंस कंटिन्यूअसली चेंज होती हैं। जो इंसान रिजिड बिहेवियर और फिक्स्ड अजम्पशंस रखता है वो ज्यादा स्ट्रेस और मिसअंडरस्टैंडिंग्स फेस करता है। जो अडेप्टेबल है, जो ऑब्जर्व करता है और लर्न करता है, वो इंटरैक्शंस को स्मूथ और प्रोडक्टिव बना देता है। ये अडेप्टेबिलिटी सिर्फ बिहेवियर चेंज करना नहीं, बल्कि अपनी परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन को भी एडजस्ट करना होता है। आर्गाइल फाइनल कंक्लूजन में ये हाईलाइट करते हैं कि इंटरपर्सनल बिहेवियर को समझना सिर्फ साइकोलॉजी का एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सर्वाइवल स्किल है। हमारे सोशल एनवायरनमेंट का हर एस्पेक्ट, काम, रिलेशनशिप्स, फ्रेंडशिप्स और इमोशनल वेलबींग लार्जली इंटरपर्सनल बिहेवियर पर डिपेंड करता है। और जो इंसान इस स्किल को सीख लेता है और उसे प्रैक्टिस करता है, वो न सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करता है, बल्कि अपनी सोशल लाइफ को प्रोएक्टिव और फुलफिलिंग बनाता है। पार्ट 7 का एसेंस ये है, इंटरपर्सनल बिहेवियर एक डायनामिक, ऑब्जर्वेबल और इंप्रूवेबल स्किल है। अवेयरनेस, एम्पैथी, इमोशन रेगुलेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अडेप्टेबिलिटी, ये सब आपको लाइफ में एम्पावर करते हैं। और ये सिर्फ थियरी नहीं, हर दिन के इंटरैक्शंस में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट करें, अपने सोशल स्किल्स रिफाइन करें और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें, तो आप अपनी रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। यहीं से द साइकोलॉजी ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर का जर्नी कंप्लीट होता है। हमने स्टेप बाय स्टेप देखा इंडिविजुअल परसेप्शन, अट्रैक्शन, ग्रुप इन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लिक्ट्स, स्किल डेवलपमेंट और रियल लाइफ एप्लीकेशन। ये किताब हमें ये समझाती है कि हर इंटरैक्शन का एक साइकोलॉजिकल बेस होता है, और अगर हम इसे समझ लेते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट, एम्पैथेटिक और इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स बन जाते हैं। इंटरपर्सनल बिहेवियर के सारे इंसाइट्स कवर कर लिए, इंडिविजुअल परसेप्शन, अट्रैक्शन, ग्रुप डायनामिक्स, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरपर्सनल स्किल्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हो तो ना सिर्फ आपकी रिलेशनशिप्स बेटर होंगी, बल्कि आप खुद ज्यादा कॉन्फिडेंट, अवेयर और सोशली इंटेलिजेंट इंसान बन जाओगे। याद रखो, इंटरपर्सनल बिहेवियर एक स्किल है जो सीखी और प्रैक्टिस की जा सकती है। हर छोटी ऑब्जर्वेशन, हर एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स और हर कॉन्शियस एफर्ट आपको स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करता है। और जैसे जैसे आप इन टूल्स को अडॉप्ट करते हो, आप अपनी सोशल वर्ल्ड को ज्यादा पॉजिटिव और फुलफिलिंग बना सकते हो। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई और आप और भी साइकोलॉजी और पर्सनल ग्रोथ के इनसाइट्स सुनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाओ ताकि हर नया ऑडियो बुक और समरी आपके लिए तुरंत अवेलेबल हो। धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक या समरी में, जहां हम फिर से माइंड और बिहेवियर के फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक ऑब्जर्व करो, प्रैक्टिस करो और अपने इंटरैक्शंस को ज्यादा मीनिंगफुल बनाओ। सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। धन्यवाद।